हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमको एजुकेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं शिवानी आपके साथ एक नए हिस्ट्री के टॉपिक के साथ द पाल डायनेस्टी। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि हम एशियन इंडियन हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो पाल डायनेस्टी है उसको ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए जैसे ही एशियन इंडियन हिस्ट्री ख़त्म होती है, वो जो वर्धन डायनेस्टी होती है उसके टाइम पे वो जैसे ही डिक्लाइन होती है, उसके बाद अब छोटे छोटे जो दूसरे जो किंगडम थे वो इमर्ज होते हैं। उन्हीं में से एक डायनेस्टी होती है पाल डायनेस्टी। तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद उसके बाद के जितने भी जो रूलर्स आते हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट और एबल नहीं होते हैं कि वो पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है उसको एक साथ बना के रख सकें, उसको स्टेबिलिटी दे सकें। तो क्या होता है वहाँ पर हर्ष के बाद और उनके जो बाद में जो रूलर्स आते हैं, जैसे ही उसका डिक्लाइन होता है धीरे धीरे और दूसरी डायनेस्टीज़ का जो इमर्जेंस है वो स्टार्ट हो जाता है। उन्हीं में से एक डायनेस्टी होती है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के साथ दो और नई डायनेस्टी आपको दिखाई देंगी, गुर्जर प्रतिहार और तीसरी है राष्ट्रकूट। इनमें अगर हम बात करें तो तीनों ही डायनेस्टी अपने आप में बड़ी सुपीरियर थी, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग की बात करें तो वो थी राष्ट्रकूट। ये जो थी हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो ये पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया था काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था। तो इसी वजह से अब जो ये कन्नौज है या कन्नौज के आसपास हमेशा फाइट बैटल चलती रहती थी इस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक डायनेस्टी ने यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया हो। कभी पालास रहते थे, कभी उनको हरा के गुर्जर आ जाते थे, कभी उनको हरा के राष्ट्रकूट आ जाते थे। तो इस तरह से जो ये जगह थी ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाई और यहाँ पर वॉर वगैरह चलती रहती थी। तो यहाँ अब हम बात करेंगे पाल डायनेस्टी के बारे में कि पाल डायनेस्टी ने कैसे जो अपना एरिया था, किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा जो एरिया था, जो एम्पायर था उनका, उसको एम्पायर तो नहीं बोलेंगे हम क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा एरिया भी उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया था, लेकिन जो इनकी डायनेस्टी थी, इनका जो वंश था, ये कितने आगे तक फैला, कितने टाइम तक रूल किया, कौन से इंपॉर्टेंट इसमें रूलर आए, इनका ओरिजिन क्या था, एक्सटेंड कैसे हुआ, वो सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लेक्चर को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द पाल एम्पायर। अगर पाल एम्पायर के ओरिजिन की बात करें तो जो पाला डायनेस्टी थी उसका जो रूलिंग डायनेस्टी का जो पूरा एरिया था वो हमारा बिहार और जो बंगाल वाला एरिया था वो था। 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच का इनका टाइम था। इनको पालास बोलते थे बिकॉज ऑल देयर नेम एंडेड इन द पाला और अ प्रोटेक्टर। तो देखिए जो पाल शब्द था जो उसका मतलब था प्रोटेक्टर, ठीक है ना, एक सैनिक जो आपकी रक्षा करता है। इससे पहले ये किसके साथ है, ये जो डायनेस्टी थी ये उससे पहले इनका यही काम हुआ करता था कि ये लोगों को प्रोटेक्शन देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपनी उसी चीज़ को क्या बना लिया, अपना धीरे धीरे उसको वंश को आगे बढ़ाते गए और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया था उसको ऑक्यूपाई करते चले गए। तो और इनके सबके नाम के पीछे क्या लगता था, पाल लगता था। तो इसी वजह से जो वो पाल शब्द था वो एक वंश के तौर पे देखा गया, एक नई डायनेस्टी के तौर पे देखा गया। जो पाल का जो मतलब था वो यहाँ प्रोटेक्टर से मतलब है उसका, ठीक है। तो इसलिए इस वंश को क्या कहा गया, पाल कहा गया, क्योंकि ये लोगों को प्रोटेक्शन देते थे। The Palas rescued Bengal from the chaos in which it had fallen after the death of शशांक। हमने 2-3 लेक्चर्स के पहले पढ़ा था कि किस तरह जो शशांक था, जो गोद डायनेस्टी थी उसका रूलर था शशांक, जो नॉर्थ ईस्ट पर जिसका रूल था, वो किसको मारता है, हर्षवर्धन का जो भाई होता है, ठीक है, राज्यवर्धन, उनको मार देता है। और साथ में जो उनकी बहन का पति होता है राजश्री, उनका जो हस्बैंड होता है गृहवर्मन, ठीक है ना, उन दोनों को किल कर देता है ये शशांक। किसके साथ मिलके, जो एक दूसरा जो रूलर था, आप मुझे उसका नाम बताइए, किस रूलर के साथ मिलके ये जो राज्यवर्धन होता है उसके भाई को मरवा देते हैं, ठीक है। तो ये शशांक से फिर जो हर्ष होता है वो बदला लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। वो बदला तो नहीं लिया जाता है क्योंकि जो शशांक है इनकी कुछ टाइम बाद अपने आप ही डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो हर्ष होता है वो पूरा वो जो एरिया होता है शशांक का उसको भी क्या कर लेता है, अपने अंडर कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद अब जब हर्ष की भी डेथ हो गई उसके बाद से फिर से जो गोपाल होते हैं, इस पाला डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं, वो क्या करते हैं, बंगाल को वापस से रेस्क्यू कर लेते हैं। किससे, जो हर्ष के जो डिसेंडेंट आते हैं बाद में उनसे, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है तो आप बताओगे गोपाल, ठीक है ना। तो पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो गोपाल था, 750 AD। ये चीफटेन था या मिलिट्री जनरल था, हु वॉज इलेक्टेड एज अ किंग बाय नोटेबल मैन ऑफ द एरिया टू प्रिवेंट एनार्की, ठीक है ना। तो ये जो गोपाल था ये एक चीफटेन या मिलिट्री जनरल हुआ करता था, जिसे जो किंग था उस समय का वो नॉमिनेट करते थे अपनी जो एनार्की है उसको प्रिवेंट करने के लिए, अपने एरिया की जो एनार्की है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो इतना हमने पाल एम्पायर के बारे में पढ़ा। पाल एम्पायर कहाँ पर थी, बिहार और बंगाल में थी, ठीक है। इनका जो सरनेम था एक तरह से पाल, उसी को इनकी डायनेस्टी ही बोला जाता है, पाल डायनेस्टी। पाल का मतलब होता है प्रोटेक्टर। पाल को रेस्क्यू किया था जो पूरा का पूरा जो पालास थे उन्होंने बंगाल को रेस्क्यू किया था, ठीक है। जब डेथ हो गई थी शशांक की तो किससे रेस्क्यू किया था फिर, जो हर्ष ऑफ कन्नौज है, जो उनके बाद के जो डिसेंडेंट थे
इनसे वापस से ले लिया था बंगाल को। सबसे बड़ा जो रोल है, जो फाउंडर है, वो गोपाल का है। गोपाल कुछ और नहीं बल्कि चीफ टेरर मिलिट्री जनरल था जो शशांक की डायनेस्टी थी उसमें, ठीक है ना, उस एरिया की जो एनार्की थी उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये ओरिजिन था आपका पाल एम्पायर का। आगे देखते हैं इसमें। देखिए गोपाल की बात करें तो इनका जो टाइम था वो 750 से 770 एडी था, ठीक है। इन्हें ही फाउंडर कहा जाता है पाल डायनेस्टी का। इनके जो फादर थे उनका नाम था वाप्यता था, ठीक है ना, तो ये उन्हीं के बेटे थे और वो भी एक वॉरियर थे। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, एक चीफ टेन या मिलिट्री जनरल थे जिनको जो किंग है वो नॉमिनेट करता था अपनी जो एरिया की जो एनार्की होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर रूल किसका होता था, जो किंग वगैरह का रूल होता था। तो एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द पाल किंगडम इंक्लूडिंग बिहार एंड मोस्ट ऑफ द बिहार, तो जब गोपाल की जो डेथ होती है उस टाइम पर जो पाल किंगडम था उसके अंदर पूरा बंगाल और काफ़ी हद तक जो बिहार का जो पार्ट था वो आता था पाल किंगडम के अंदर, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारी जो मोनास्ट्रीज हैं वो भी बनवाई थी। जो उदंतपुरी बिहार है वहाँ पर मोनास्ट्री आपको पता है जो बुद्धिस्ट मॉन्क के रुकने के लिए जो जगह बनवाई जाती थी, जैसे कि जो मठ वगैरह होते हैं वो बनवाए जाते थे। तो इन्होंने काफ़ी सारे जो मोनास्ट्री वगैरह मठ वगैरह भी बनवाए थे। ही कंसिडर्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल। इनको बंगाल का फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग कहा गया है क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है जो शशांक जो रूलर थे वो बौद्ध धर्म के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। कहते हैं कि जहाँ पर जो लॉर्ड बुद्ध थे उनको जहाँ एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था उस बोध ट्री को भी उन्होंने कटवा दिया था। जिस बोधि ट्री के नीचे बैठ के जो लॉर्ड बुद्धा थे उनको एनलाइटमेंट मिला था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, शशांक ने वो उस धर्म के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने उस पेड़ को भी कटवा दिया था, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद जब ये गोपाल आता है ना, ये भी उसी डायनेस्टी का कहीं ना कहीं आगे चल के जनरेशन होती है, उन्हीं में से बिलोंग करता है। लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी बड़ा एक बुद्धिस्ट किंग के तौर पर बंगाल में पहली बार देखा जाता है। तो इसीलिए ये फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग था बंगाल की साइड से। अब बात करते हैं धर्मपाल की। धर्मपाल की टाइमिंग के बारे में बात करें तो 770 से लेके 810 एडी का इनका टाइम था। ये सन और सक्सेसर थे गोपाला के, ठीक है ना। तो ये गोपाल के ही बेटे थे धर्मपाल। इन्होंने एक टाइटल भी एज्यूम किया था परम सौगात, ठीक है, और अपने किंगडम को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड भी किया था। ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। हरिभद्र नाम के एक बुद्धिस्ट मोंग थे जो इनके कोर्ट में काफ़ी टाइम तक रहकर भी गए हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि धर्मपाल के टाइम पे कौन से बुद्धिस्ट मोंग थे जो रहकर गए थे इनके कोर्ट में, वो थे हरिभद्र, ठीक है। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है भगलपुर बिहार में, उसके फाउंडर भी धर्मपाल ही थे, ठीक है ना। तो धर्मपाल ने ही उसको यूनिवर्सिटी को फाइंड किया था, मतलब फाउंडर थे वो उस यूनिवर्सिटी के। तो देखिए जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके फाउंडर कौन थे, कुमार गुप्ता थे। बेसिकली जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसमें ज़्यादा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, सेम यहाँ पर भी ये यूनिवर्सिटी थी। और ये यूनिवर्सिटी अपने आप में इतनी अच्छी और इतनी बड़ी हुआ करती थी कि उस समय जो फॉरेन के जो लोग थे, दूसरे देश विदेश के लोग भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, धर्मपाल है। और अगर नालंदा की पूछता है कोई तो कुमार गुप्ता, ठीक है। ही हैड अ फ्रिक्वेंट वॉर विद द गुज्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। तो इनकी बहुत सारी वॉर भी चलती रहती है साथ में प्रतिहार के साथ और जो राष्ट्रकूट थे उनके साथ। ही लॉस्ट बैटल फ्रॉम द वत्स राज गुज्जर प्रतिहार एंड द ध्रुवसेन राजकूट। तो इनकी एक बैटल होती है गुज्जर प्रतिहार के साथ, जिसके जो किंग होते हैं उस समय वत्सराज होते हैं, और दूसरी बैटल होती है इनकी राष्ट्रकूट के साथ, जिनके जो किंग होते हैं उस समय ध्रुवसेन होते हैं। लेकिन धर्मपाल दोनों ही बैटल को हार जाते हैं। होता क्या है इसमें, जो राष्ट्रकूट होते हैं, जो ध्रुवसेन होता है, अब वो अटैक करता है गुज्जर प्रतिहार पे। तो इस वजह से जो गुज्जर प्रतिहार है वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाते हैं। और इसी चीज़ का कौन फायदा उठाता है, धर्मपाल उठाता है, और फिर वो इन पर अटैक करता है। तो यहाँ पर वो जीत जाता है, ठीक है। और काफ़ी सारा जो एरिया होता है वो अपने अंडर ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पाल थे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम के तौर पे काफ़ी जल्दी ये उभरते हैं, ठीक है ना। आपके जो नॉर्थन और जो ईस्टर्न पार्ट होता है इंडिया का उस टाइम पे, मैं आपको मैप दिखाती हूँ, मैप से आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ये देखिए ये उस समय का मैप है, मतलब ये उस समय का आपको एरिया दिखाया हुआ है कि जब धर्मपाल उस समय का पूरा जो पाल डायनेस्टी है उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप ग्रीन ग्रीन जितना भी एरिया है, ये सारा वो एरिया है जो पाल डायनेस्टी ने उस समय अपना क्या कर लिया था, उसको काफ़ी हद तक ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। तो ये पूरा आपका वो वाला एरिया है। धीरे धीरे क्या होता था, यहाँ पर कुछ एरिया पे क्या करते थे, वो कभी उनका कंट्रोल हो जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मान के चलो यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार है वो जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो, उन्होंने अटैक कर दिया, तो वो फिर सारा एरिया वापस से उनका कंट्रोल खो जाता था। तो बेसिकली अगर आप इतना एरिया देखेंगे तो ये एरिया आप ऐसा कह सकते हैं जो हमेशा उनके कंट्रोल में रहा है। इस एरिया की इतनी ज़्यादा कोई गारंटी नहीं होती थी कि कितने टाइम तक उनके कंट्रोल में रहे, ठीक है। अब बात करते हैं देवपाल की। पहले हमने गोपाल पढ़ा, फिर हमने धर्मपाल, और अब धर्मपाल के सन है देवपाल, ठीक है ना। तो ये जो देवपाल हैं ये संत है धर्मपाल के, और इनकी जो मदर का जो नाम था वो है रन्ना देवी। जो ये रन्ना देवी थी ये राष्ट्रकूट प्रिंसेस थी। मैंने कहा ना ये अब ये ज़्यादातर जो मैट्रिमोनियल अलायंस ही बना लिया करते थे अपने आसपास के जो और दूसरे स्टेट होते थे उनके साथ। तो पाल डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं धर्मपाल, वो शादी कर लेते हैं राष्ट्रकूट प्रिंसेस थे रन्ना देवी से, और ये भी टाइटल लेते हैं परम सौगात, ठीक है ना, अपने फादर की तरह ही।
एक्सटेंडेड द किंगडम टू असम, उड़ीसा एंड द कमारूप। अब अपने एरिया में जो देवपाल होते हैं वो अपने एरिया में उस समय तक असम को भी मिला लेते हैं, उड़ीसा को भी मिलाते हैं और कामरूप को भी मिला लेते हैं। हालांकि जो धर्मपाल थे वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर चुके थे अपने एरिया को, लेकिन इनके जो बेटा होता है वो भी और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस तरह से अब जो देवपाल के टाइम पे जो पाल का डायनेस्टी थी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। ठीक है, ही वॉज अ स्टॉन्च बुद्धिस्ट एंड बिल्ट मैनी मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल इन द मगध। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी मोनास्ट्री भी बनवाई है, ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे, और साथ में मगध में बहुत सारे टेम्पल भी बनवाए हैं। ठीक है, ये फेमस, हाँ ये सुन लीजिए पहले आप, डिफीटेड द राष्ट्रकूट रूलर अमोघ वर्षा। ठीक है, ये राष्ट्रकूट के रूलर होते हैं अमोघ वर्ष। तो आप ये देखिए जिनके फादर थे वो तो मैट्रिमोनियल अलायंस बना रहे थे राष्ट्रकूट की प्रिंसेस से शादी करके, लेकिन देवपाल ने क्या कर दिया था, फिर भी आगे चल के जो राष्ट्रकूट के जो रूलर थे अमोघ वर्ष उनको डिफीट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा इनके रिश्ते खराब हो गए थे अब राष्ट्रकूट के साथ। नारायण पाल वॉज द नेक्स्ट रूलर हु कंस्ट्रक्टेड 1000 शिव टेम्पल्स। इनके बाद अब जो रूलर आता है वो होता है नारायण पाल। नारायण पाल का ज़्यादा कुछ काम है नहीं, वो इतना ज़्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं, बस उनका जो एक फेमस वर्क है वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1000 शिव टेम्पल बनवाए थे। ठीक है, काफ़ी बड़े टेम्पल हुआ करते थे ये। उसके बाद फिर नारायण पाल के जो नारायण पाल होते हैं उनके बाद एक बहुत ही बड़ा बिग फॉल और डिक्लाइन देखा जाता है पाल डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, बस नारायण पाल के बारे में यही है कि इन्होंने 1000 शिव टेम्पल्स को बनवाया था। और देवपाल का हमने देख लिया, इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जो पाल किंगडम होता है, इनके फादर धर्मपाल होता है, और उनकी जो माता जी होती हैं वो रन्ना देवी एक राष्ट्रकूट प्रिंसेस होती है। उसके बावजूद भी आगे चल के ये राष्ट्रकूट जो रूलर होते हैं अमोघ वर्ष उनको डिफीट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, मैप से आपको क्लियर हो जाएगा कि देवपाल के टाइम पे कितने एरिया को इन्होंने अपने अंडर ऑक्यूपाई कर लिया था। तो यहाँ पर आपको इस मैप से एक आइडिया लग गया होगा कि कितना ज़्यादा इन्होंने एक्सपैंड कर लिया था। ये जितना भी आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं ये वो सारा एरिया है जो पाल डायनेस्टी का हो चुका था देवपाल के टाइम पर। तो इसमें आपका ये कन्नौज, मालवा, ठीक है, ये सारा का सारा आ गया था नीचे, पूरा ये राष्ट्रकूट का रूलर था, और ये साइड में जो गुर्जर प्रतिहार थे उनका था। तो आप देख सकते हैं कितना सारा जो एरिया है वो देवपाल के टाइम पर आ गया था। इसीलिए इस जो देवपाल के समय पर जो पाल डायनेस्टी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पावरफुल थी। अब बात करते हैं महिपाल फर्स्ट की। देखिए हुआ क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर और लास्ट जो अभी हमने पढ़ा देवपाल के बारे में, कि देवपाल के बाद आए थे नारायण पाल। तो उनका जो टाइम था वो इतना ज़्यादा, मतलब वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट या एबल रूलर नहीं थे, तो इसीलिए जो चीज़ें थी वो उतनी अच्छी नहीं चली और जो पाल डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन होने लगा। लेकिन बाद में देखिए होता क्या है, जो पाल डायनेस्टी होती है वो वीक तो पड़ जाती है, उसके बाद फिर उस पर अटैक कर देते हैं जो गुर्जर प्रतिहार होते हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं। तो इस वजह से जो पाल डायनेस्टी होती है वो अपने आप में बहुत छोटी सी हो जाती है। लेकिन जैसे ही जो गुर्जर प्रतिहार का जो किंग होता है, ठीक है ना, भोज सेकंड, उसकी डेथ होती है, तुरंत जो महिपाल फर्स्ट होता है ये पाल डायनेस्टी का बहुत ही एक अच्छा रूलर, एक हम कहेंगे बहुत ही अच्छा रूलर होता है, जो कि तुरंत अटैक कर देता है किस पे, गुर्जर प्रतिहार पर अटैक कर देता है और उनके थ्रोन को असेंड कर लेता है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ जो महिपाल फर्स्ट होता है वो उस चीज़ का एडवांटेज ले, हम कहेंगे कि यहाँ पर एडवांटेज ले रहे हैं कि जैसे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के उनके जो ब्रदर थे, ठीक है, उनका जैसे ही डेथ हो जाती है उसकी, तो तुरंत उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि अब ये जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है वो वीक पड़ जाती है। तो इसीलिए जो महिपाल फर्स्ट है उसको सेकंड फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहले फाउंडर कौन थे, गोपाल, लेकिन अब सेकंड जब वो बिल्कुल अपनी खत्म होने वाली कगार पर थी पाल डायनेस्टी, तो अब दोबारा से उसको जो रिवाइव किया है वो किसने किया है, वो महिपाल फर्स्ट ने किया है। तो इसीलिए महिपाल फर्स्ट को सेकंड फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी कहा जाता है। तो इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखना कि फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी कौन थे, गोपाल, और जो फाउंडर ये सेकंड फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी ये महिपाल फर्स्ट। ठीक है, महिपाल फर्स्ट वॉज ऑल्सो नॉन बाय द नेम, उनको और किस नाम से जाना जाता था, क्षितिपाल, विनायक पाल, ठीक है ना, हेरम्पा पाल और उत्तरपथ स्वामी। ठीक है, तो ये कुछ और नाम थे जिनके नाम से महिपाल फर्स्ट को जाना जाता था। इन्होंने बैटल्स की थी चोलास रूलर के साथ, लेकिन ये उसमें हार गए थे। आगे देखते हैं फिर इनके बाद कौन से रूलर आते हैं। अब इनके बाद आते हैं मदन पाल। ठीक है, इनका जो टाइम की बात करें तो हम 1144 से ये 1162 AD के बीच का टाइम था, जिसमें जो मदन पाल है उनका टाइम था। ये लास्ट पाला किंग थे। इनके बाद कौन सी डायनेस्टी आ जाएगी, जो सेना डायनेस्टी है वो रिप्लेस कर देगी पालास को। ठीक है, तो ये लास्ट रूलर थे, तो इनके बारे में आप याद रखना कि जो पाल डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो मदन पाल थे और इनको रिप्लेस किया था सेना डायनेस्टी ने। तो इनके बारे में बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अब हम पाल डायनेस्टी के बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। जो पाल एम्पायर थे उसको डी थ्रोन किया था, जैसे कि हमने अभी पढ़ाई कि जो लास्ट रूलर थे वो मदन पाल थे, उनको हटा दिया था सेन डायनेस्टी ने। तो यहाँ पर पाल एम्पायर को डी थ्रोन करने वाली जो दूसरी जो डायनेस्टी आई थी वो थी हिंदू सेना डायनेस्टी इन द 12th सेंचुरी। ठीक है, तो पाल डायनेस्टी को किसने डी थ्रोन किया था, हिंदू सेना डायनेस्टी ने किया था 12th सेंचुरी में।
जो पाल का जो पीरियड है उसको गोल्डन एरा कहा जाता है बंगाल की हिस्ट्री में, ठीक है। जैसे गुप्तास के टाइम पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एरा, वैसे ही बंगाल की हिस्ट्री में जो गोल्डन एरा का जो टाइम है वो पाला का पीरियड है, ठीक है। दे बिल्ड मैग्निफिशेंट मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल, उन्होंने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स और जो मठ वगैरह थे वो बनवाए थे, जिसमें जो सोमापुरा महाविहारा है बांग्लादेश में वो देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको एक बताया था अभी, जो उदनपुरी में जो मोनास्ट्री है वो बनवाई थी। ये बहुत बड़े पेट्रोनाइज थे बुद्धिस्ट सेंटर के लर्निंग के, इसीलिए इन्होंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ये सब भी देखी गई, ठीक है ना। तो जिस तरह से जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी वैसे ही इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई, नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह ही बिल्कुल। ड्यूरिंग दिस टाइम द बंगाली लैंग्वेज डेवलप्ड, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि ये गोल्डन एरा था बंगाल की हिस्ट्री में, तो ऑब्वियसली बंगाली कल्चर को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा, उनका डेवलपमेंट हुआ होगा। तो यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है इनके टाइम पे। फर्स्ट बंगाली लिटरेरी वर्क जो आया था चर्यपदा, ठीक है ना, ये देखा गया है इनके टाइम पे, ये पूरा बंगाली लिटरेरी वर्क था। इट वॉज रिटन इन एन अभाव हटा द कॉमन एंसेस्टर ऑफ द बंगाली असमीज उड़िया एंड मैथिली, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर लिखा गया था। बालपुत्रा देव ये शैलेंद्र किंग थे जावा के, ठीक है, जो शैलेंद्र किंग थे ये जावा के, जिनका नाम बालपुत्र देव था। ये अपने एम्बेसडर भी भेजते हैं देवपाल के कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि इनको कुछ परमिशन वगैरह चाहिए होती है, वो भी कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पर इंडिया में करना चाहते हैं। बुद्धिस्ट पोइट होते हैं वज्रदत्त, जो कि कंपोज करते हैं इन्हीं के टाइम पे लोकेश्वर शतक, ठीक है ना, देवपाल के कोर्ट में। तो कोई पूछे कि देवपाल के कोर्ट में कौन से बुद्धिस्ट पोइट थे, तो आप बताओगे वज्रदत्त, और इनका वर्क कौन सा था, लोकेश्वर शतक, ठीक है। बहुत सारे बुद्धिस्ट टीचर होते हैं जो पाल किंगडम से जो ट्रैवल करते हैं दूसरी साउथ ईस्ट एशिया, क्या करने के लिए, एक फेथ को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है ना। अतीशा प्रीज सुमात्रा एंड तिब्बत, तो वो अलग अलग जगह जाते हैं। तो जिस तरह से जो अशोक ने करवाया था कि बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा था जगह जगह, तो वैसे ही जो पाल किंगडम होते हैं वो भी बुद्धिस्ट जो मिशनरीज हैं उनको भेजते हैं दूसरी जो साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज होती है वहाँ पर, ठीक है। तो बुद्धिस्ट टीचर्स को भेजते हैं वहाँ पर। संस्कृत जो स्कॉलर होते हैं, ये जो पाल किंग होते हैं उनके भी काफ़ी बड़े पैट्रोनाइज होते हैं। तो इनके टाइम में जो संस्कृत वगैरह है, ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने सिर्फ जो बौद्ध धर्म है उसी को बढ़ावा दिया, बल्कि जो हिंदू कल्चर था ये कहीं ना कहीं उसको भी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख रहे थे। गौतपादा कंपोज्ड अगम शास्त्र, तो इन्हीं के टाइम पे जो गौतपादा थे उन्होंने अगम शास्त्र को कंपोज किया था। तो देखिए जहाँ भी जो शास्त्र वर्ड आ जाता है उसका मतलब यही होता है कि आप उसे, वो हिंदू धर्म का ही कोई टेक्स्ट है, ठीक है ना, जहाँ पे शास्त्र शब्द आ जाता है। हालांकि अगम के नाम से जैन टेक्स्ट भी है, लेकिन अगर उस अगम के पीछे शास्त्र जुड़ गया तो मतलब वो हिंदू टेक्स्ट है। तो ये भी पालास के टाइम पे ही कंपोज किया गया था। जो पाला आर्ट थी ये भी काफ़ी ज़्यादा इसका फ्लरिशमेंट देखा गया बंगाल और बिहार में पालास के टाइम पे। उनकी जो भी आर्ट है उसमें पता चलता है, यहाँ तक कि जो नेपाल, श्रीलंका, बर्मा और जावा, पाल डायनेस्टी के टाइम पे जो ये दूसरे जो आसपास जो और कंट्रीज़ थी यहाँ पर भी इस आर्ट को देखा गया है, क्योंकि इन्होंने ना केवल सिर्फ अपने देश में बल्कि इन्होंने अपने देश में से अपनी डायनेस्टी के जो लोग थे उनको बाहर भी भेजा, उस आर्ट को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए, और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए, बाकी लोग भी जाने, ठीक है। तो इसलिए आपको इनकी डायनेस्टी के साथ साथ जो नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, जावा, वहाँ पर भी आपको इस आर्ट को देखने के लिए मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें उस समय पाल डायनेस्टी में हो रही थी वो बाहर भी फैल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी पाल डायनेस्टी है इसका एंड हो जाता है। इसके बाद मैं आपको प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट है उनके बारे में पढ़ाऊंगी। इस लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।